सर नमस्कार, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग कई दिनों से महामैराथन कर रहे हैं। किसके लिए? मुख्य सेविका के लिए। इसमें मैं वैसे क्वेश्चन को रखता हूं जो कि एज ए गेस्ट पेपर है और इनके एग्जाम में छपने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 2.22। चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को बिना देरी किए हुए। फिर से मैं याद दिला दूं कि जिन भी बहनों का भी परीक्षा शुल्क जमा नहीं है उसको आप लोग जमा कर लीजिए बिना देरी किए हुए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रही है? ठीक है, बालोपहार योजना या बाल विकास फंड योजना जो है किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, यानी कि ये जो है जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के जो है अधीन कार्य कर रही है, ठीक है। कौन? बाल उपहार योजना और बाल विकास फंड योजना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। किसी भी समस्या का समाधान लेने के लिए प्रतिभागी के दिमाग को प्रेरित करना इस रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी कि किसी समस्या को समाधान करना हो तो प्रतिभागी के दिमाग को क्या करिए? प्रेरित करिए। उसको क्या कहा जाता है? बोलचाल कहा जाता है, संगोष्ठी कहा जाता है, या वाद विवाद कहा जाता है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो हो जाएगा, यानी कि उसको कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रतिभागी के दिमाग को प्रेरित करने को जो है ताकि वो समस्या का समाधान ढूंढ सके, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किस उम्र में दिमाग का वजन 90% हो जाता है? ठीक है, किस उम्र में जो है दिमाग का वजन क्या हो जाता है? 90% हो जाता है। 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में या 7 वर्ष में? उत्तर हो जाएगा सी, कि 6 वर्ष में जो है दिमाग का वजन क्या होता है? 90% हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रजनन एवं दुग्ध स्राव के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक है, प्रजनन के लिए और दुग्ध स्राव के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर या कैल्शियम? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मैग्नीशियम आवश्यक है प्रजनन के लिए और दुग्ध स्राव के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ और पॉइंटों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो जीवन रक्षक घोल होता है वो कब दिया जाता है? निर्जलीकरण के समय दिया जाता है। निर्जलीकरण क्या होता है? डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है? शरीर में पानी की क्या होती है? कमी हो जाती है। तब जो है जीवन रक्षक घोल को दिया जाता है, यानी कि वारिस घोल को दिया जाता है। चाय को संतुलित भोजन के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। चाय जो है संतुलित भोजन का पार्ट नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। बाझपन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ठीक है, बाझपन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आपके सामने ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, यानी कि विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई जो है बाझपन को दूर करने के लिए क्या है? आवश्यक है। देखिए, विटामिन ई की कमी से महिलाओं में क्या होता है? बाझपन होता है, और पुरुषों में क्या होती है? नपुंसकता, ठीक है। पुरुषों में होती है नपुंसकता, किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। एक प्राकृतिक पॉलीमर है, ठीक है। प्राकृतिक पॉलीमर क्या है? विटामिन है, खनिज है, वसा है, प्रोटीन है? उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन क्या है? एक प्राकृतिक पॉलीमर है, ठीक है। देखिए, प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड से मिलके बना है, ठीक है। और अमीनो एसिड क्या है? एक इसका मोनोमर है, और मोनोमर मिलकर क्या बन गया है? एक पॉलीमर बन गया। तो प्रोटीन क्या है? एक प्राकृतिक पॉलीमर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। मूलभूत आवाज जिससे कोई भी भाषा बनती है
का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, मूलभूत आवाज होती है जिससे कोई भी किसी भी भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, हर भाषा में एक मूलभूत आवाज होती है, तो उस आवाज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, प्राग्मेटिक या सिमेट्रिक्स। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि फोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फोनो का मतलब होता है आवाज। ठीक है, लॉजी मतलब अध्ययन करना, यानी कि आवाज को अध्ययन करना क्या कहा जाता है? फोनोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और देख लेते हैं। बच्चों को स्वयं भोजन करने का कौशल, यानी कि बच्चा खुद से भोजन करने लगेगा, यह कौशल जो है 3 से 4 वर्ष की उम्र में आती है। ठीक है, 3 से 4 वर्ष की उम्र में बच्चे के अंतर्गत आती है कि बच्चा जो है खुद से भोजन करने लगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? ग्राहक को सकारात्मक सुविधा प्रदान करना, ग्राहक को नकारात्मक सुविधा प्रदान करना, ग्राहक की समस्या पर चुप्पी या ऊपर के सभी। देखिए उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग्राहक को जो है सकारात्मक सुविधा प्रदान करना। कोई भी क्लाइंट जो है आता है आपके पास, मतलब काउंसलिंग करने के लिए आता है, तो वह किस लिए आता है? ताकि यह नशाखोरी का शिकार है या किसी डिप्रेशन में है, तो उसको सकारात्मक सुविधा मिल सके, वह पॉजिटिविटी की ओर जा सके, सही रास्ते पर जा सके, इसलिए जो है क्या आता है? काउंसलिंग कराने आता है। तो काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, परामर्श की विधियों में क्या है? परित्याग है, विश्वास है और मान्यता है। ठीक है, ये परामर्श की विधियों में से एक है तीनों। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना जो है अब कब हुई थी बताइए? 1960 में, 65 में, 1968 में, 1969 में। उत्तर जाएगा यानी कि 1969 में जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए की स्थापना हुई थी। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए पूर्व में जनसंख्या गतिविधियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र कोष है, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य सुधार में करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके काम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों और प्रोटोकॉल को विकसित करना, जन्म नियंत्रण तक पहुंच बढ़ाना, बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, प्रसूति, नालवड़ या महिला जननांग विकृतियों के खिलाफ अभियान चलाना है इसका काम। ठीक है, तो इतना सारी चीजों को जो है हैंडल करता है कौन? यूएनएफपीए। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। प्रेगनेंसी में किस प्रकार की समस्या हो सकती है? ठीक है, हर किसी को नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में किस प्रकार की समस्या हो सकती है? गर्भपात हो सकता है, अपरिपक्वता हो सकता है, कि गुर्दे में संक्रमण हो सकता है, यानी ऊपर के सभी। उत्तर हो जाएगा डी। देखिए गर्भपात भी हो सकता है। ठीक है, अपरिपक्वता ऐसा भी कंडीशन बन सकता है कि बच्चे का विकास सही तरीके से गर्भ में न हो रहा हो। गुर्दे का संक्रमण यानी कि किडनी का जो है इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें किसमें? आपके प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आने से पहले कुछ पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे गर्भकालीन अवस्था क्या होता है? गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। जब गर्भधारण होता है वहां से लेकर जन्म तक की अवस्था क्या बोलते हैं? गर्भकालीन अवस्था बोलते हैं। ऊर्जा के लिए ओआरएस में ग्लूकोज मिलाया जाता है। जो ओआरएस का घोल होता है उसमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज को मिलाया जाता है। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। और इसका निकालने का सूत्र क्या है? शरीर का वजन किलो में होना चाहिए, बटे है ये। शरीर की लंबाई मीटर में होना चाहिए, उसका स्क्वायर। ठीक है, शरीर की लंबाई मीटर में होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। शरीर का वजन किलो में ऊपर रहेगा और बटे में शरीर की लंबाई मीटर में रहेगी और उसको क्या रहेगा? स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलों में से एक है। ठीक है, बीएमआई का, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। कौन जो है मिसिंग वुमेन यानी कि गुमशुदा महिलाओं की अवधारणा देते हैं? ठीक है, कौन जो है गुमशुदा महिला की अवधारणा दिए हैं? यहाँ पे अमर्त्य सेन साहब दिए हैं, उर्मिला थापर जी दिए हैं, सिंह रंगराजन दिए हैं या बिपिन चंद्रा जी दिए हैं? उत्तर ए हो जाएगा, अमर्त्य सेन साहब ने
मिसिंग वुमेन की अवधारणा को दिया है। ये क्या है? नोबेल प्राइज विजेता है इकोनॉमिक्स में। तो लापता महिलाएं यानी कि वही मिसिंग वुमेन शब्द किसी क्षेत्र या देश में महिलाओं की अपेक्षित संख्या से सापेक्ष महिलाओं की संख्या में कमी को दर्शाता है। यानी कि उस देश में जितनी महिलाओं की संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे कम है। ठीक है, उससे क्या है? कम है। जितनी होनी चाहिए महिलाओं की संख्या उससे क्या है? कम है। इसे अक्सर पुरुष से महिला लिंग अनुपात के माध्यम से मापा जाता है। पुरुष और महिला लिंग अनुपात के माध्यम से मापा जाता है और यह माना जाता है कि यह लिंग चयनात्मक गर्भपात। चयनात्मक गर्भपात का मतलब क्या होता है कि लोग जो है पहले से लिंग जांच करवा देते हैं कि लड़का है कि लड़की है, और लड़की होती है तो उसको खत्म करवा देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या वही बात है। और महिला बच्चों के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के कारण होता है। यानी कि जो भी लड़कियां बालिका होती हैं उनका जो है खास तौर से देखभाल नहीं करते हैं, चिकित्सा का ध्यान, खान पान का ध्यान, तो उनकी मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, खास तौर से लेकर 0 से लेकर 5 वर्ष की उम्र के बीच में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कभी आपको आसान लग सकते हैं, कभी कठिन लग सकते हैं। आसान लग रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि हम जो है बहुत ही कमजोर लेवल का प्रश्न है। नहीं, कमजोर लेवल का प्रश्न नहीं, ये सब प्रश्न उत्कृष्ट लेवल के हैं जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, यानी कि उत्कृष्ट प्रश्न है आपके। ठीक है, अगर आपके बहुत सारे प्रश्नों को आप हल निकाल ले रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन हमें विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ आपको जो है दे ही रहे हैं। ठीक है, और एक अपील हम बार बार करते हैं आपसे, कृपया करके जो है चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, जिस तरह से आप अपने करियर के लिए लड़ रहे हैं वैसे हम भी बहुत ही प्रयासरत हैं अपने इस चैनल के लिए, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं लगता है, बस सब्सक्राइब चैनल और उस पर बटन दबा देना है। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 निम्न में से किस पर लागू होता है? ठीक है, जो हिंदुओं का उत्तराधिकारी नियम आया था 1956 में, वो किस पर लागू होता है? वह समुदाय जो 1950 के बाद भारत में रहता है, यानी कि पूरे समुदाय जो 1950 के बाद भारत में रहा है, या मुस्लिम को छोड़कर सब पर, या हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म, या केवल हिंदू? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर जैसे यानी कि ये जो है, जो हिंदू उत्तराधिकारी नियम 1956 में आया था, हिंदू पर भी लागू होता है, सिख पर भी, बौद्ध पर भी और जैन पर भी लागू होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या संबंधियों में कानून रूप से क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, 2005 में एक आया था नियम, उसमें क्या हुआ था, चेंज आया था। ठीक है, ये संशोधन कर सकते हैं कि बेटियां भी उतनी ही हकदार हैं अपने पिताजी की संपत्ति में जितना हकदार क्या है, जितना हकदार बेटे हैं। पहले 1956 का वो आया था नियम, उसमें क्या था कि अगर बेटियों की शादी हो जाती है तो उनका हक खत्म हो जाता है, केवल और केवल बेटों का हक है। लेकिन यहाँ जो है बेटियां अपना हक जमा सकती हैं 2005 के संशोधन के बाद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित व्यवस्था जाना जाता है। ठीक है, जो रक्त और विवाह का संबंध पर आधारित क्या है, व्यवस्था, उसको क्या कहते हैं? परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। उत्तर जाएगा यानी कि उसको कहते हैं नातेदारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने 1952, 53, 54 या 55। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि 1952 में भारतीय बाल कल्याण परिषद की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम इस वर्ष अस्तित्व में आया। कार्यस्थल पर यानी कि कोई ऑफिस हो या कोई जगह पे आप महिलाएं काम करती हैं, वहां पे महिला का उत्पीड़न को रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 11 में, 12 में, 13 में या 14 में? तो अस्तित्व में आया 2013 में। ठीक है, 2013 में अस्तित्व में आया। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट
अधिनियम है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही प्रबल चांस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 से 16 पे आते हैं। 2005 के घरेलू एक्ट में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं की बात हो रही है। 2005 के घरेलू हिंसा एक्ट में क्या शामिल नहीं है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार या भावनात्मक दुर्व्यवहार? उत्तर ये हो जाएगा वास्तविक दुर्व्यवहार कुछ शामिल नहीं है। ऐसा कुछ शामिल क्या क्या है? लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार और भावनात्मक दुर्व्यवहार शामिल है। लैंगिक यानी कि वही सेक्सुअल हरासमेंट टाइप का, ठीक है, न चाहते हुए करना। मौखिक दुर्व्यवहार यानी कि मुंह से गाली देना या ऐसी बातें करना जो आपको जो है अभद्र लगता है उसको, सामने वाले को। भावनात्मक मतलब कि उसकी भावनाओं के साथ खेलना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मेनहिम ने, निमकॉफ ने, पीटर बर्गर ने या दुर्खिम ने? उत्तर हो जाएगा कार्ल मेनहिम ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को पेश किया था। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या चैप्टर में सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ही, जब पढ़ाए थे तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन अब तो सब कुछ आपको भूल गया होगा। ठीक है, यही होता है, यही नियम भी है, तो इसलिए रिवीजन जरूरी है। तो डाल्टन साहब है, माल्थस साहब है, हेनरी डार्विन, तो उत्तर हो जाएगा यानी कि डाल्टन साहब जो है अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के क्या है? प्रतिपादक हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट जान लीजिए। देखिए, जो बेरोजगारी निवारण का पहला विवरण है, ठीक है, बेरोजगारी निवारण का पहला विवरण जो है कहाँ पे मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त उस समय राजा हुआ करते थे, उनके समय जो है ये क्या थे? मंत्री रहा करते थे कौटिल्य साहब। उनका जो अर्थशास्त्र था उसमें जो है बेरोजगारी निवारण का विवरण मिलता है कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। देखिए, उस समय भी बेरोजगारी थी, मतलब कि नौकरी की मार जो है हमेशा रही है पूरी दुनिया में। अगला पॉइंट है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? समाजशास्त्री है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? सिद्धांत है। तो हर्बर्ट स्पेंसर साहब सामाजिक डार्विनवाद को दिए हैं, बिल्कुल ये सही है। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने सामाजिक डार्विनवाद को दिया है। ठीक है। बी गार्डन चाइल्ड ने क्या दिया है? नव उद्विकासवाद सिद्धांत को दिया है, बिल्कुल सही है। लेस्टी हाइट ने सांस्कृतिक विकास, ऊर्जा एवं समुचित प्रबंधन को दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऊपर के सभी सही हैं, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, किसी न किसी रूप में जो है मैच द कारण के रूप में आ सकता है। एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, जेंडर विभेद का कारण क्या है? ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज। हमारा समाज क्या है? पितृसत्तात्मक है, पिता के हाथ में ही पावर होगा, सत्ता होगा। इसकी वजह से क्या होता है? जेंडर विभेद होता है। लड़कियों को यानी कि महिला जाति को क्या किया जाता है? दबा के रखने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा समाज क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। किसने सभ्यता के चुनौती और प्रति उत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हाल ही में किसने सभ्यता के चुनौती और प्रति उत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अर्नाल्ड टैनबी ने, माल्थस ने, हेनरी ने, डार्विन ने? उत्तर जाएगा यानी कि अर्नाल्ड टैनबी साहब ने चुनौती और प्रति उत्तर सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। एक बार चेचक हो जाने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? और किसी को एक बार चेचक हो जाए तो पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में उसको दोबारा चेचक नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आपको यह बताना है। चेचक नहीं होगा प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, मानव निर्मित रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण, अर्जित प्रतिरक्षा कारण, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी हो जाएगा कि अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। ठीक है, बॉडी जो है धीरे धीरे अपने आप में इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है कि चेचक को क्या कर सके, धीरे धीरे क्या कर सके, खत्म कर सके। एक बार जब ये प्रतिरक्षा डेवलप हो जाती है तो पूरे जीवन भर उसको चेचक नहीं होता है। तो वही है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। आगे बढ़ते हैं,
ये प्रश्न है कि अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम क्या है। ठीक है, अंतर पीढ़ी क्या होता है? फिर से वही बात कि मान लीजिए कि हम लोग के माता पिता हैं और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो है हम लोग हैं। तो क्या है कि हम लोग के बीच एक पीढ़ी का गैप है। तो सोच में, सभ्यता में, सब कुछ में धीरे धीरे अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिवेश ऐसे बदल रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है, इंटरनेट का जमाना है, हर चीज का जमाना है। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे कि पहले तो ये पढ़े थे पहले प्रश्न में कि क्यों हो रहा है अंतर पीढ़ी संघर्ष। अब पढ़ेंगे कि अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम क्या है। ठीक है, पारिवारिक विघटन, व्यक्तित्व विघटन, शारीरिक और मानसिक विकारों में वृद्धि, ऊपर के सभी। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि ऊपर के सभी हो रहा है। ठीक है, देखिए जब दो पीढ़ियों में क्या होता है, वैचारिक विभेद होता है, तो परिवार का विघटन बिल्कुल होता है। आज का समाज जो है गलत नीति की तरफ ज्यादा जा रहा है। ठीक है, अध्यात्म से हटके गलत जो रास्ता है उसको ज्यादा अपना रहा है, भौतिकवाद की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। तो जो है व्यक्तित्व विघटन भी हो रहा है वहां पे। और जब दोनों विघटन होगा तो शारीरिक और मानसिक विघटन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 कहते हैं झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी के बीच झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हावी हो जाना उन दोनों पे, या वार्ता कराना, या स्वयं को प्रस्तुत करना। ठीक है, कि मैं ही हूँ सर्वे सर्वा, या समझौता कराना। तो उत्तर डी हो जाएगा कि समझौता करा दीजिए। झगड़ा को सुलझाने का क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। सैदाइका क्या है? ठीक है, सैदाइका क्या है? ऐसे टर्म अगर आ जाएंगे तो आपको जो है सीधे सीधे कंफ्यूज कर सकते हैं कि सैदाइका क्या है। बताइए, नर धन है, स्त्री धन है, बेटा धन है, या उनमें से कोई नहीं? उत्तर भी हो जाएगा, सैदाइका जो है एक स्त्री धन है। ठीक है, इस टर्म को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। बालक को पहला ढालने वाला यानी कि मोल्डर कौन है? ठीक है, जो भी निम्न दिए हुए हैं उसमें से पहला ढालने वाला कौन है? सोशल मीडिया है, जड़ है, परिवार है, समाज है। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि परिवार जो है क्या बालक, यही जो है बालक